हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू MKH। आई एम स्नेहा सिंगाटिया। जैसा कि आप जानते हैं कि मैथमेटिकल रीजनिंग हमने जो है हमारा टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था और आज हमारी इसकी सेकंड क्लास है। एंड मैथमेटिकल रीजनिंग में हमने काफ़ी टॉपिक्स पढ़ लिए थे जिसमें हमने जो है बेसिकली ये सीखा था कि स्टेटमेंट किसे कहते हैं एंड कुछ स्पेशल वर्ड्स हमारे पास जो थे, जैसा कि हम जानते हैं एक वर्ड हमने देखा था एंड और एक हमने देखा था जी और। तो इसके लिए एंड के लिए हमने देखा था कि किस टाइप से हमारे लिए जो है कंजंक्शन होता है और के लिए हमारे पास डिस्जंक्शन जो है ऑपरेशन होता है। सो आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं जी। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है जी कंडीशनल स्टेटमेंट। ठीक है जी, तो हेडिंग डालेंगे हम कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में हम जानेंगे, क्योंकि थोड़ा सा पेन से लिखने में थोड़ी सी यहाँ पर प्रॉब्लम आती है, तो थोड़ा सा हैंड राइटिंग के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा जी। चलिए, सो कंडीशनल स्टेटमेंट आज का हमारा टॉपिक है जी। कंडीशनल स्टेटमेंट बेसिकली देखिए होता क्या है। स्टेटमेंट सिंपल है देन तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी हमारे पास स्टेटमेंट होता है P, जिसे हम कह देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम ले रहे हैं जी 3 इज़ ग्रेटर देन 1, तो ये हमारा एक सिंपल स्टेटमेंट हो गया। बट मान लीजिए एक और हम स्टेटमेंट लेते हैं Q, जैसे हमने ले लिया Q, तो Q हमने स्टेटमेंट ले लिया जैसे 3 इज़ अ ऑड नंबर। ठीक है जी, 3 इज़ अ ऑड नंबर। ये दो हमारे पास स्टेटमेंट हो गए, एक P हो गया और एक हमारा Q स्टेटमेंट हो गया। ठीक है जी। बट कंडीशनल स्टेटमेंट में क्या होता है, कंडीशनल स्टेटमेंट हमारा कुछ इस टाइप से होगा जिसमें हम लिखेंगे जी P इम्प्लाइज Q। ठीक है जी, ये हमारा एक कंडीशनल स्टेटमेंट हो गया। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है इफ़ P देन Q। ठीक है जी, यानी कि अगर P होगा देन Q होगा। अगर इसे हम ऑपरेशंस के अंदर डिफाइन करें तो इट इज़ वेरी सिमिलर टू नेगेशन ऑफ P, और इसका हमारे पास डिस्जंक्शन हो जाएगा किसके साथ, Q के साथ। तो बेसिकली अगर हम कंडीशनल स्टेटमेंट लेते हैं जिसमें हम लेते हैं P इम्प्लाइज Q, तो इसका मीनिंग हमारे पास कुछ इस टाइप से होता है, यानी ये ऑपरेशन हम यहाँ पर लगाने वाले हैं। ठीक है जी, तो बेसिकली हमें यही ध्यान में रखना है। इसके लिए कुछ कंडीशंस अगर हम देखें कि बेसिकली जो हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट होता है, तो इसके लिए बेसिकली हमारे पास क्या होता है, इसे हम इस टाइप से दिखा सकते हैं। 1 सेकेंड, ओके, दैट P इम्प्लाइज Q, ये हमारा है। तो इसके अंदर हम दो स्टेटमेंट्स ले सकते हैं, यानी दो चीज़ें इसके अंदर होती है कि P जो है हमारा इट इज़ सफिशिएंट फॉर Q। ठीक है जी, यानी P जो है वो Q के लिए सफिशिएंट है, बट Q इज़ नेसेसरी फॉर P, यानी कि Q का डिसीजन तो फॉलो होगा ही होगा। ठीक है, हाँ P सफिशिएंट है Q के लिए बट Q नेसेसरी होगा। ठीक है जी, अगर आप इसके कन्फ्यूज़न में नहीं पढ़ना चाहते हैं तो सिंपली हम ये ऑपरेशन लगाकर चलेंगे तो हमारा क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। अगर इसके लिए ट्रुथ टेबल हम बनाना चाहें तो इसके लिए ट्रुथ टेबल हमारी कुछ इस टाइप से हो जाएगी। एक टेबल हम सिंपली बनाते हैं, यहाँ हम लेते हैं A और यहाँ हम लेते हैं B और यहाँ हम हमारा हो जाएगा जी A इम्प्लाइज B। ठीक है जी, अब इसके लिए देखिए A इम्प्लाइज B का मतलब क्या होगा जी, नेगेशन ऑफ A एंड इसका हमारे पास होगा डिसजंक्शन विद B। ठीक है जी, और डिसजंक्शन हमें पता है कि यूनियन की तरह होता है और कंजक्शन हमारा इंटरसेक्शन की तरह होता है। ठीक है जी, तो अब देखिए सिंपली इसके लिए हम कुछ केसेस बना लेते हैं। टोटल 4 केसेस हमारे पास बनते हैं सिंपली किसी भी चीज़ के लिए। हम जानते हैं यहाँ हम अल्टरनेटिवली ट्रू, फॉल्स, ये पेन थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है लिखने में, फॉल्स, ये ट्रू, ये हमारा फॉल्स हो जाएगा जी। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर हम ट्रू, फॉल्स एंड फॉल्स। अब आप देखिए यहाँ पर बेसिकली क्या होगा, नेगेशन ऑफ A हम यहाँ पर बना लेते हैं। ठीक है जी, नेगेशन ऑफ A हम यहाँ पर बना लेते हैं, नेगेशन ऑफ A। ठीक है जी, अब नेगेशन ऑफ A देखिए किस टाइप से बनेगा, यहाँ पर ट्रू का हो जाएगा फॉल्स, ये हो जाएगा ट्रू, ये हो जाएगा फॉल्स और ये हो जाएगा ट्रू। ठीक है जी, अब नेगेशन ऑफ A एंड B का हम सिंपली क्या कर देते हैं जी, यूनियन, या फिर जिसे हम बोलते हैं डिस्जंक्शन। तो डिस्जंक्शन करेंगे F एंड T का, तो ये हो जाएगा यहाँ पर ट्रू और यहाँ पर भी हो जाएगा जी ट्रू और यहाँ पर हो जाएगा हमारा फॉल्स एंड फॉल्स का फॉल्स हो जाएगा एंड ट्रू एंड फॉल्स का हमारे पास ट्रू हो जाएगा। ठीक है जी, अब देखिए ऐसा हुआ क्या, देखिए सिंपली तो क्या होता है हमें बेसिकली, तो क्योंकि हमने देखा यहाँ पर अगर हम P इम्प्लाइज Q ऐसा करते हैं तो हमारा Q जो है वो नेसेसरी होता है, P सफिशिएंट होता है।
ठीक है जी, ये हमने देखा है ऑलरेडी कि Q हमारा नेसेसरी होगा, P सफिशिएंट होगा। तो सिंपली तो हमारे जो है B के जैसे ही डिसीजन है, यहाँ ट्रू है तो यहाँ ट्रू है, यहाँ ट्रू है तो यहाँ ट्रू है, यहाँ फॉल्स है तो यहाँ फॉल्स है। बट अगर हमारा A स्टेटमेंट फॉल्स है देन हमारे पास ये फॉल्स जो है ये ट्रू में कन्वर्ट होकर आएगा, क्योंकि ये ऑपरेशन वेरी सिमिलर तो होता है जी नेगेशन ऑफ A डिसजंक्शन विद B। ठीक है, तो ये थोड़ा सा केस है जो आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा कि इम्प्लाइज वाले फंक्शन में F एंड F यानी फॉल्स, A भी फॉल्स हो B भी फॉल्स हो, देन हमारा A इम्प्लाइज B ट्रू आता है। बाकी हम B के डिसीजन को ही फॉलो करते हैं, बिकॉज Q जो है हमारे लिए नेसेसरी होता है किसके लिए, A के लिए। ठीक है जी, तो बस ये हमें थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो ये हमारा होता है जी कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट के लिए आपने थोड़ा सा देख लिया जी किस टाइप से हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट होता है, P इम्प्लाइज Q। ठीक है, जिसमें P सफिशिएंट होता है, Q हमारा नेसेसरी होता है, और इसका ऑपरेशन अगर हम देखें तो सिंपली हमारा होता है नेगेशन ऑफ A डिसजंक्शन विद B। ठीक है जी, इसके लिए आप एग्जाम्पल भी कर सकते हैं अगर हम इन सभी केसेस के लिए एक एक एग्जाम्पल करना चाहें। ठीक है जी, सिंपली कोई भी एग्जाम्पल की बेसिकली हमें पूछा किस टाइप से जाएगा, तो एक एग्जाम्पल हम कर लेते हैं जी। क्वेश्चन हम करते हैं सिंपली इसके लिए, तो क्वेश्चन हमारा कुछ इस टाइप से हो जाएगा दैट इफ द अर्थ इज राउंड देन द अर्थ इज, या कुछ ऐसा लिखें, देन द अर्थ ट्रेवल्स अराउंड द सन। ठीक है जी, मान लीजिए हमने ऐसा लिख दिया। अब ये बेसिकली दो स्टेटमेंट से मिलके बना है, द अर्थ इज राउंड एंड द अर्थ ट्रेवल्स अराउंड द सन। तो ये हमारा P हो गया, ये हमारा Q हो गया। तो इफ P देन Q, दैट मीन्स ये है हमारा कुछ इस टाइप से दैट P इम्प्लाइज Q। ठीक है जी, अगर ये हमारा ऐसा फंक्शन है, अब हमें पता है कि P भी हमारा ट्रू है एंड Q भी हमारा ट्रू है। जब P एंड Q दोनों ट्रू हैं तो हमें पता है कि कौन सा केस फॉलो होगा जी, उस केस में हमारे पास ट्रू हो आएगा, यानी Q को ही हमें बेसिकली फॉलो करना है। बस सिर्फ जहाँ दोनों फॉल्स हों वहाँ हमें ट्रू करना है जी, बाकी केसेस में हमें सिर्फ और सिर्फ Q को देखना होता है। ठीक है जी, सभी केसेस में जहाँ पर मतलब F एंड F नहीं आए तो वहाँ पर हमें सिर्फ Q को फॉलो करना है, जहाँ पर दोनों P एंड Q F एंड F आ जाए वहाँ हमें सिर्फ ट्रू बनाना होता है। बस इतना सा हमें ध्यान में रखना है। अब नेक्स्ट हमारा टाइप आते हैं जी बाई कंडीशनल, यानी कि अगर दोनों साइड हमारा स्टेटमेंट चले, जैसे नेक्स्ट हम हेडिंग डालते हैं जी बाई कंडीशनल स्टेटमेंट। बाई कंडीशनल, तो बाई कंडीशनल स्टेटमेंट में क्या होगा, तो इसके अंदर हम कुछ इस टाइप से लिख सकते हैं जी P इफ एंड ओनली इफ Q। ठीक है जी, यानी कि ये दोनों साइड चलेगा। तो इसके लिए हम इसे डिनोट तो कर सकते हैं जी कुछ इस टाइप से, जिसमें हम दोनों साइड इसमें इम्प्लाइज करेंगे जी। एंड इसे अगर हम दिखाना चाहें ऑपरेशंस में तो ये होगा जी कुछ इस टाइप से P इम्प्लाइज Q एंड इसका डिसजंक्शन हो जाएगा किसके साथ, Q इम्प्लाइज P। ठीक है जी, तो बेसिकली टेबल में हम इसकी हेल्प से इसको इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। तो अगर हम देखना चाहें डायरेक्ट अगर आप टेबल बनाएंगे तो P एंड Q अगर हम यहाँ पर देखें और यहाँ पर हमारे पास बनती है जी P, यहाँ पर हो जाएगा हमारा बाई कंडीशनल ऑपरेशन। एंड अब अगर हम इसके लिए बनाना चाहें तो किस टाइप से करेंगे जी, तो इसके लिए अगर हमारे पास दोनों ट्रू हैं, ठीक है जी, अगर दोनों ट्रू हैं तो भी हमारे पास ट्रू आएगा। अगर हमारे पास दोनों फॉल्स हैं, ठीक है जी, अगर हमारे पास दोनों फॉल्स हैं देन हमारे पास ट्रू आएगा। बट अगर ये डिफरेंट है, यानी एक ट्रू और एक फॉल्स है, एक फॉल्स एंड दूसरा ट्रू है, देन हमारे पास फॉल्स और फॉल्स ये स्टेटमेंट आएगा। ठीक है जी, बस ये थोड़ा सा हमें ध्यान में रखना है कि अगर हमारे पास दोनों ट्रू है या दोनों फॉल्स हैं बाई कंडीशनल में देन हमारा ट्रू आता है, अदरवाइज हमारे पास हमेशा ही फॉल्स आएगा। ठीक है जी, ओके। सो ये हमने कंडीशनल एंड बाई कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में जान लिया है। अब हम कुछ और प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। यहाँ पर देखिए सिंपली कंडीशनल ऑपरेशंस के कंडीशनल स्टेटमेंट्स के अंदर अगर हम देखें तो अगर हम बाई कंडीशनल ले रहे हैं Q के साथ और
इसका हम बाई कंडीशनल ले रहे हैं आर के साथ, तो ये इक्वल होता है अगर हम पहले लें क्यू एन आर का एंड उसे हम लें बाई कंडीशनल किसके साथ, पी के साथ। ठीक है जी, तो ये दोनों इक्वल होते हैं, ये इसकी प्रॉपर्टी है। अब एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं, जैसे क्वेश्चन बेसिकली कि क्वेश्चन आता कैसे है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हम लेते हैं यहाँ पर जी, फाइंड द conclusion of all three statements। all three statements का हमें conclusion लेना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, that if he works hard he will be successful। I hope it is visible। okay, so if he works hard then he will be success। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट है हमारा दैट ही इज नो सक्सेसफुल, ये हमारा सेकेंड स्टेटमेंट। थर्ड हमारा है जी देयरफॉर ही डिड नॉट वर्क हार्ड। ठीक है जी, अब देखिए इन तीनों स्टेटमेंट्स का कंबाइंड कंक्लूजन हमें निकालना है। तो तीनों स्टेटमेंट्स के लिए अलग अलग स्टेटमेंट्स हम बनाते हैं जी, कैसे इनको कन्वर्ट करेंगे। देखिए सिंपल सी बात कि हमने यहाँ पर देखा कि बेसिकली तो दो ही हमारे पास स्टेटमेंट्स हैं, एक तो ही वर्क्स हार्ड एंड सेकंड है हमारे पास ही विल बी सक्सेसफुल। अगर हम इसे P माने और इसे अगर हम P माने और इसे हम Q माने, तो यहाँ पर बेसिकली इस स्टेटमेंट से हमें मिलेगा जी P इम्प्लाइज Q। ठीक है जी, तो ये तो है हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट। अब जब भी बहुत सारे स्टेटमेंट्स आते हैं तो उनका हमें लेना होता है जी डिस्जंक्शन, यानी कि अगर हमें तीनों स्टेटमेंट्स का कॉमन कंक्लूजन निकालना है तो हम तीनों का ले लेंगे डिस्जंक्शन। पहले तीनों का मीनिंग ले लेते हैं, उसके बाद इन तीनों का डिस्जंक्शन कर देंगे। ठीक है जी, सेकंड स्टेटमेंट ही इज़ नो सक्सेसफुल। ही इज़ नो सक्सेसफुल का दैट मीन्स क्या है जी, सक्सेसफुल वाला हमारे पास Q है, तो ये हो जाएगा जी नेगेशन ऑफ Q। तो इन दोनों स्टेटमेंट्स का कंबाइन हमारे पास रिजल्ट क्या निकलेगा, P इम्प्लाइज Q, और इसका भी हमारे पास हो जाएगा जी डिस्जंक्शन विथ नेगेशन ऑफ Q। अब इसके बाद देखिए आगे है जी देयरफॉर, और देयरफॉर का मतलब होता है इम्प्लाइज। दैट मीन्स इसके बाद जो हमारा ऊपर वाले दो स्टेटमेंट्स, पहला स्टेटमेंट ये और इसके बाद दूसरे स्टेटमेंट का मतलब हमने कर दिया इसका डिस्जंक्शन विद नेगेशन ऑफ Q। ठीक है जी, ये हमारा पहला स्टेटमेंट, फिर ये हमारा दूसरा स्टेटमेंट ले लिया। अब तीसरे स्टेटमेंट के लिए हमने लगाना है देयरफॉर ही डिड नॉट वर्क हार्ड, एंड वर्क हार्ड का हमारे पास P है, तो ये हो जाएगा जी नेगेशन ऑफ P। तो ये ऑपरेशन हम जैसे फाइंड आउट करेंगे वैसे ही हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। ओके जी, तो ये टेबल से हम कर सकते हैं और ये हमेशा ही एक ट्यूटोलॉजी बनती है। कैसी बनती है जी, ये हमेशा ही एक ट्यूटोलॉजी बनेगी। अब ट्यूटोलॉजी क्या होती है, फुलेंसी क्या होती है, और इन्वर्ट्स, कन्वर्ट्स, कॉन्ट्रापोजिटिव, ये दो चार चीज़ें रही है जी, वो हम थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए ट्यूटोलॉजी का मतलब होता है जब सारे के सारे रिजल्ट्स हमेशा ही हमें कैसे मिले जी, हमेशा ही हमें ट्रू मिले। ठीक है, तो नेक्स्ट आप हेडिंग डालेंगे जी, नेक्स्ट हमारी हेडिंग है जी ट्यूटोलॉजी। देखिए ट्यूटोलॉजी का मतलब क्या होता है, ट्यूटोलॉजी का मीनिंग ये है ट्यूटोलॉजी स्पेलिंग थोड़ा सा गड़बड़ है जी। ट्यूटोलॉजी इज अ कंपाउंड स्टेटमेंट in maths which always results in true या फिर ट्रूथ वैल्यू T। यानी कि जितने भी ऑपरेशंस आप लगाओगे फाइनली हमारे पास जाकर के जो सारे के सारे रिजल्ट्स आएंगे वो सारे के सारे ट्रू ही आएंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप कहें कि ऐसा कोई एग्जांपल दें हमें, तो एग्जांपल सिंपली देखिए, अगर आप P का जो है डिसजंक्शन करते हैं नेगेशन ऑफ P के साथ, देन हमारे पास जितने भी रिजल्ट्स हैं सारे के सारे रिजल्ट्स ट्रू में आएंगे। कैसे, टेबल बना करके देखें, हम यहाँ पर बनाते हैं P, यहाँ पर हमारा होगा जी नेगेशन ऑफ P, और इसका हम इन दोनों का हम कर देंगे डिसजंक्शन
P का नेगेशन ऑफ P के साथ अगर हम डिस्जंक्शन कर देंगे तो हमारे पास कुछ इस टाइप से आएगा। यहाँ पर अगर हमारे पास ट्रू है तो ये हमारे पास हो जाएगा फॉल्स, और इन दोनों का जब हम डिस्जंक्शन करेंगे तो ये हमारे पास ट्रू आ जाएगा। बेसिकली उसी टाइप से अगर हम यहाँ पर फॉल्स ले रहे हैं तो और इसका डिस्जंक्शन यहाँ पर ट्रू आ जाएगा तो ये भी हमारे पास ट्रू हो जाएगा। तो इसके लिए दोनों के दोनों रिजल्ट्स ही हमारे पास ट्रू ही मिलेंगे। ओके, नेक्स्ट हमारा होता है जी फॉलेंसी या फिर कॉन्ट्राडिक्शन। ट्यूटोलॉजी की तरह ही फॉलेंसी होता है, लेकिन वहाँ पर सारे के सारे रिजल्ट्स ट्रू आने के बजाय फॉल्स आते हैं। ठीक है जी, तो इट इज़ वेरी सिमिलर टू ट्यूटोलॉजी, बट होता क्या है, इफ़ द रिजल्ट्स आर ऑलवेज फॉल्स देन इट इज़ कॉल्ड फॉलेंसी। ठीक है, सो सेकंड हमारा हो जाएगा जी, सेकंड आप हेडिंग डालें फॉलेंसी, या तो फॉलेंसी या फिर हम इसे बोलते हैं जी कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन इसे कैपिटल C से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो हमारा ट्यूटोलॉजी होता है इसे हम कैपिटल T से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है जी, चलिए, सो फॉलेंसी एंड कॉन्ट्राडिक्शन की डेफिनेशन हमारे पास क्या हो जाएगी, तो इसकी डेफिनेशन हम लिख लेते हैं जी। इसकी डेफिनेशन हो जाएगी दैट इफ़ द रिजल्ट इज़ ऑलवेज फॉल्स। ठीक है जी, तो इट इज़ कॉल्ड फॉलेंसी। ठीक है, सारे के सारे रिजल्ट्स कैसे होने चाहिए, फॉल्स में। तो अब आप कहेंगे जी इसका भी कोई एग्जांपल दीजिए, तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, P का अगर हम कंजक्शन करते हैं नेगेशन ऑफ P के साथ, ठीक है जी, तो ये हमारा हो जाएगा कॉन्ट्राडिक्शन, यानी कि फॉलेंसी। बनाकर देखें, यहाँ पर हमारे पास है P, यहाँ पर हमारे पास है नेगेशन ऑफ P, और इसका हम करते हैं जी P, और इसका हमने किया इंटरसेक्शन, या फिर इसे हम कह सकते हैं जी कंजक्शन फिर नेगेशन ऑफ P। तो ये हमारे पास कुछ इस टाइप से रिजल्ट देगा। ये हमारा हो जाएगा ट्रू, तो ये हमारा हो जाएगा फॉल्स, और अगर हमारा ये फॉल्स होगा तो ये हमारा हो जाएगा ट्रू। और इस केस में जब भी हम इनका इंटरसेक्शन करेंगे, यानी कि इनका डिस्जंक्शन करेंगे, कंजक्शन करेंगे, तो वो हमेशा ही हमारे पास फॉल्स ही आएगा। ठीक है जी, तो ऐसा केस जब होता है तो इसे हम कहते हैं जी फॉलेंसी या फिर कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, विच इज़ ऑलवेज फॉल्स। ओके, अब हम देखते हैं जी इनवर्स। अब यहाँ पर हमारे पास दो तीन चीज़ें बची है, इनवर्स, कन्वर्स और कॉन्ट्रापॉजिटिव। तो इनवर्स किसी भी स्टेटमेंट का निकालना हो तो कैसे निकालते हैं जी, तो सबसे पहले देखिए, इसका साइज थोड़ा सा हम सेट करके लेते हैं। ओके, सो नेक्स्ट है जी हमारा इनवर्स। इनवर्स, माफ़ कीजिएगा ये थोड़ा सा, ओके, नेक्स्ट हम लेते हैं जी इनवर्स। तो इनवर्स में देखिए सिंपली क्या होता है, मान लीजिए हमारे पास एक स्टेटमेंट है जी, हमारे पास स्टेटमेंट है कुछ इस टाइप से, P इम्प्लाइज Q, P इम्प्लाइज Q। हमें लेना है जी इसका इन्वर्स। इसका इन्वर्स हम कैसे बनाएंगे, देखिए एक तो हमारे पास होता है इन्वर्स, इसी के पैरेलल में हम लेते हैं कन्वर्स, ताकि हमें दोनों में डिफरेंस अच्छे से समझ में आए। ठीक है जी, एक तो हमारे पास होता है कन्वर्स और दूसरा हम लेते हैं इन्वर्स। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमने एक स्टेटमेंट ले लिया P इम्प्लाइज Q। ठीक है जी, दो हमने यहाँ पर स्टेटमेंट्स ले लिए हैं, एक तो हमने लिया इन्वर्स और एक हमने लिया कन्वर्स। हमें कैसे निकालना होता है, अब P इम्प्लाइज Q का जब हम निकालेंगे इन्वर्स, तो इसमें हम कर देते हैं बोथ साइड नेगेशन। इन्वर्स का मतलब क्या होता है जी, इन्वर्स का मतलब होता है बोथ साइड आप कर दो, बोथ साइड आप क्या करने वाले हो जी, बोथ साइड आप नेगेशन करने वाले हो। ठीक है जी, और कन्वर्ट्स का मतलब होता है अगर आप दोनों का वाइस वर्सा कर देते हो, यानी पलट देते हो, उसका कन्वर्ट्स कर देते हो। ठीक है जी, कन्वर्ट्स। तो कन्वर्ट्स में और इसमें क्या फ़र्क होता है जी, यहाँ पर तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड क्या कर देंगे, नेगेशन ऑफ कर देंगे। ठीक है, नेगेशन कर देंगे, यानी यहाँ पर हो जाएगा नेगेशन ऑफ P, माफ़ कीजिएगा ये थोड़ा सा बहुत ही ज़्यादा लिखने में आज गड़बड़ हो रहा है, तो यहाँ पर हम करेंगे जी नेगेशन ऑफ P एंड इट इम्प्लाइज टू नेगेशन ऑफ Q। ठीक है जी, ये हो गया P इम्प्लाइज Q का इन्वर्स। और कन्वर्ट्स में हम क्या करेंगे, P इम्प्लाइज Q को सिंपली हम क्या कर देंगे जी, Q इम्प्लाइज P कर देंगे, यानी कि ये हो गया हमारा कन्वर्ट्स। ओके, तो इन्वर्स एंड कन्वर्ट्स में हमें समझ में आया कि कैसे हम करते हैं। एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, अगर हम इसके लिए एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल के फॉर्म में हम क्या लेते हैं जी, थोड़ा सा इसका साइज़ बड़ा करते हैं।
ओके, तो एग्जाम्पल में हम देखते हैं, जैसे हमारे पास है, जैसे इफ़ इट इज़ रेनिंग देन स्काई इज़ ग्रे, इफ़ इट इज़ रेनिंग देन स्काई इज़ ग्रे। तो ये हमारा P इम्प्लाइज Q था। अब इसके लिए हम जैसे ही इसका इन्वर्स करते हैं तो दोनों साइड नेगेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर सिंपली क्या बन जाएगा, इफ़ इट इज़ नॉट रेनिंग, ठीक है जी, इफ़ इट इज़ नॉट रेनिंग देन स्काई इज़ नॉट ग्रे, स्काई इज़ नॉट ग्रे। तो ये तो हो गया सिंपली हमारा इन्वर्स। और अगर हम कन्वर्ट्स की बात करें तो कन्वर्ट्स में हमारा एग्जाम्पल किस टाइप से जाएगा जी, तो यही इसी स्टेटमेंट का जो है हमारा हो जाएगा, जिसे हम पलट देंगे। ठीक है जी, थोड़ा सा आप चेक करें, यहाँ पर इन्वर्स में हमने एग्जाम्पल लिया कि P इम्प्लाइज Q हमारा क्या था, इफ़ इट इज़ रेनिंग देन स्काई इज़ ग्रे। तो यहाँ पर Q इम्प्लाइज P हो जाएगा, दैट इफ़ इट इज़ रेनिंग देन स्काई इज़ ग्रे से हो जाएगा इफ़ स्काई इज़ ग्रे देन इट इज़ रेनिंग। ठीक है, तो ये पलट जाएगा स्टेटमेंट और हमारा ये सिंपली ये क्या हो जाएगा जी, इफ़ स्काई इज़ ग्रे, इफ़ स्काई इज़ ग्रे देन इट इज़ रेनिंग। ठीक है जी, इफ़ स्काई इज़ ग्रे देन इट इज़ रेनिंग। तो ये हमारा स्टेटमेंट हो गया कैसा, ये हमारा हो गया कन्वर्स। अब हमारा लास्ट स्टेटमेंट बचता है जी, जिसे हम कहते हैं कॉन्ट्रा पॉजिटिव। चलिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जी कॉन्ट्रा पॉजिटिव। अब तक हमने देखा कि कैसे हम कन्वर्ट्स एंड हमारा जो है एक तो हमने निकाला जी हमारा सिंपली इन्वर्ट्स और एक हमने निकाला हमारा कन्वर्ट्स। इन्वर्ट्स में हम कर रहे हैं दोनों साइड नेगेशन एंड कन्वर्ट्स में हम उसको पलट दे रहे हैं, यानी P इम्प्लाइज Q से Q इम्प्लाइज P हो रहा है। बट कॉन्ट्रा पॉजिटिव में हम इन्वर्ट्स एंड कन्वर्ट्स दोनों का कॉम्बिनेशन लेते हैं। ठीक है जी, यानी कि अगर हमें सिंपल हमारे पास स्टेटमेंट है, मान लीजिए P इम्प्लाइज Q ऐसा है हमारे पास, और इसका हमने बनाना है जी कॉन्ट्रा पॉजिटिव। तो हमने इसका कन्वर्ट्स भी लेना है, इसका हमने कन्वर्ट्स भी लेना है और इन्वर्ट्स भी लेना है, यानी कि हम पलट भी देंगे और कन्वर्ट्स भी कर देंगे, यानी कि कन्वर्ट्स भी कर देंगे यानी पलट भी देंगे, और इन्वर्ट्स भी ले लेंगे यानी हम उसका नेगेशन भी कर देंगे। तो सिंपली हम पहले तो पलट देते हैं जी इनको। तो Q इम्प्लाइज ये हो जाएगा Q इम्प्लाइज P, ठीक है जी, और एक हम कर देते हैं इन दोनों का नेगेशन। ठीक है जी, तो नेगेशन भी हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपली P इम्प्लाइज Q का हमने कर दिया कॉन्ट्रा पॉजिटिव कैसा, नेगेशन ऑफ Q इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ P। थोड़ा सा अच्छे से अगर हम इसे लिखें तो सिंपली ये कैसा हो जाएगा जी, ये सिंपली हो जाएगा कि इसका हमने जैसे ही कॉन्ट्रा पॉजिटिव निकाला तो ये हो जाएगा, सॉरी माफ़ कीजिएगा, ये हो जाएगा नेगेशन ऑफ Q इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ P। ठीक है, तो जो हमने एग्जाम्पल लेकर के चले थे, दैट if there is raining, if there is, या if it is raining, if it is raining then sky is grey, sky is grey। ठीक है जी, अगर ऐसा हमने एग्जाम्पल लिया तो इसका अगर हम कॉन्ट्रा पॉजिटिव बनाते हैं तो ये कॉन्ट्रा पॉजिटिव इसका क्या बनेगा, द इफ द स्काई इज़ नॉट ग्रे। ठीक है जी, एक तो नॉट आ गया, एक हमने पलट भी दिया, देन इट इज़ नॉट रेनिंग, इट इज़ नॉट रेनिंग। ठीक है जी, तो ये हमारा हो जाएगा जी कॉन्ट्रा पॉजिटिव। ठीक है, तो P इम्प्लाइज Q से नेगेशन ऑफ Q इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ P, ऐसा हमने कर दिया, तो ये हो गया कॉन्ट्रा पॉजिटिव, यानी कन्वर्ट्स और इन्वर्स दोनों का कॉम्बिनेशन होता है हमारा कॉन्ट्रा पॉजिटिव। ठीक है जी, ये चीज़ क्लियर है। चलिए अब हम सिंपली कुछ चीज़ें करते हैं, जैसे एक हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी फेमस क्वेश्चन आता है जी ड्यूअलिटी का। ठीक है, ड्यूअलिटी में हमें क्या करना होता है, ड्यूअलिटी में सिंपल सी बात है जी, जो आपका सिंबल है जिसे आप बोलते हैं डिस्जंक्शन, तो डिस्जंक्शन को आप कन्वर्ट कर दो आपके, ये आ गया आपका कंजक्शन। ठीक है, और जहाँ भी आपका कंजक्शन वाला सिंबल है उसे आप कन्वर्ट कर दो जी डिस्जंक्शन में, तो वो हमारी ड्यूअलिटी में चेंज हो जाएगा। ठीक है जी, अगर हम ड्यूल बनाना चाहें, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास P और इसका हमारे पास है जी डिस्जंक्शन Q, कह दे कि हमें इसका ड्यूल बनाइए, तो हम सिंपली क्या करेंगे, इसका सिंबल चेंज कर देंगे। ठीक है जी, तो ये हमारा हो जाएगा इसका ड्यूल। ठीक है जी, अगर हमारे पास सिंपली एक ऐसा क्वेश्चन है P, इसके साथ डिस्जंक्शन है Q का, एंड अगर हमारे पास सिंपली है जी
आर, अगर ऐसा है देन ये हमारा हो जाएगा जी पी, और इसमें हम ये वाला सिंबल डाल देंगे और यहाँ पर आर के साथ हम डाल देंगे ये वाला सिंबल, यानी कि हम सिंपली सिंबल अगर चेंज कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा जी ड्युअलिटी। ठीक है जी। अब मैथमेटिकल रीजनिंग की सिंपल एल्जेब्रा कर लेते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारी हेडिंग जाएगी जी एल्जेब्रा ऑफ मैथमेटिकल रीजनिंग। ठीक है जी, तो एल्जेब्रा ऑफ मैथमेटिकल रीजनिंग हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम करते हैं जी इसका आइडेम्पोटेंट लॉ। आइडेम्पोटेंट लॉ के लिए आप हेडिंग डालें सिंपली आइडेम्पोटेंट लॉ। ठीक है जी, तो आइडेम्पोटेंट लॉ क्या कहता है कि अगर आप किसी स्टेटमेंट के साथ उसी सेम स्टेटमेंट का, यानी कि कोई दो स्टेटमेंट्स हैं, मान लीजिए एक हमारा पी स्टेटमेंट है, इसका इसी के साथ अगर आप करते हैं डिसजंक्शन तो हमें सेम स्टेटमेंट मिलेगा। ठीक है जी, अगर आप इसका करते हैं डिसजंक्शन तो भी हमें हमारे पास सेम इसका स्टेटमेंट मिलेगा। ठीक है जी, ये हमारा कहता है आइडेम्पोटेंट लॉ। नेक्स्ट हमारा लॉ होता है जी एसोसिएटिव लॉ। सेकंड हम लेते हैं जी एसोसिएटिव तो हमने पहले भी हम देख चुके हैं कि मैथमेटिकल रीजनिंग में एसोसिएटिव लॉ जो है वो फॉलो होता है, यानी कि अगर आप डिस्जंक्शन के साथ एसोसिएटिव करना चाह रहे हैं तो ये हमारा बिल्कुल सेट हो जाएगा, यानी बिल्कुल सही माना जाएगा अगर हम यहाँ पर एसोसिएटिव लॉ लगाते हैं। ठीक है, इसी टाइप से अगर आप कंजक्शन के साथ लगाना चाह रहे हैं फिर भी ये सही होगा। ठीक है जी, मान लीजिए ऐसा हमने किया यहाँ पर तो भी ये सही माना जाएगा। ठीक है जी, यानी एसोसिएटिव लॉ इसमें फॉलो होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ बेसिकली क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है, यानी पहले हम किसे कर रहे हैं कम्यूटेटिव लॉ, यानी कि अगर हम चीज़ों को पलट दें तो वो सेम रहेंगी। जैसे फॉर एग्जांपल हम कर रहे हैं जी पी के साथ हम कर रहे हैं डिसजंक्शन कर रहे हैं क्यू का, और ये इक्वल होगा क्यू के साथ किसके कर रहे हैं जी, किसका कर रहे हैं पी का। ठीक है, तो ये दोनों सेम ही होंगे। अगर हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की बात करें तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ तो हमने यहाँ पर देखा ही था। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की बात करें तो फोर्थ हमारा आता है जी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है जी, तो सिंपली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास है पी और इसका कंजक्शन है क्यू डिसजंक्शन आर, ऐसा है हमारे पास, तो हम इसे कहेंगे पी कंजक्शन क्यू, और एक हम करेंगे जी पी का कंजक्शन आर के साथ और इसका डिसजंक्शन हो जाएगा बीच में। ठीक है जी, तो ये पहले इसके साथ फिर इसके साथ और ये बीच में हमारा सिंबल रहेगा सिंपल। ठीक है जी, तो ये हमारा होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। और उसके बाद थोड़ी सी एक लास्ट इम्पॉर्टेंट थोड़ी सी चीज़ें आ जाती हैं, वो और हम डिस्कस कर लेते हैं जी। थोड़ा सा हमारा रहता है टॉपिक ये, जिसे हम बोलते हैं जी आइडेंटिटी लॉ। ठीक है जी, आइडेंटिटी लॉज हम देख लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि ट्यूटोलॉजी में हमने देखा था, ट्यूटोलॉजी का मतलब जहाँ पर सारे के सारे रिजल्ट्स ट्रू हों। ठीक है, और एक हमने देखा था जी कॉन्ट्राडिक्शन, और एक हम कोई भी हमारा ले रहे हैं जी स्टेटमेंट पी। तो अगर हम इसके साथ देखें, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लगाते हैं जी कोई भी पी स्टेटमेंट के साथ हम डिस्जंक्शन लगा रहे हैं किसका, ट्यूटोलॉजी का। अब हमें पता है ट्यूटोलॉजी का मतलब ऑलवेज ट्रू वैल्यूज़ आएंगी। ठीक है, अगर हम ऐसा करते हैं, अब देखिए पी हमारा जो स्टेटमेंट है और एक हमारा ट्यूटोलॉजी है, इसके अंदर अगर हम टेबल बनाना चाहें, ठीक है, अगर हम इसके लिए टेबल बनाना चाहें, पी तो कभी ट्रू हो सकता है या फिर फॉल्स हो सकता है, ट्यूटोलॉजी तो ऑलवेज ही क्या रहेगा जी, ट्रू ही रहेगा। तो अगर हम इनका डिसजंक्शन लगाते हैं तो ये ऑलवेज कैसा रहेगा जी, ट्रू आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास ऑलवेज ट्रू ही आएगा। ठीक है जी, अगर हम दूसरा लगाना चाहें कि P के साथ अगर हम कंजंक्शन करना चाहें ट्रू का, देन हमारे पास क्या होगा, तो हमें पता है सिंपली अगर ऐसा हो गया तो हमारा जो ये वाला सीक्वेंस है ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास अगर हम इसे चेंज करना चाहें, मान लीजिए हमने इसका कंजंक्शन लिया है, कंजंक्शन है ये, जो हमारा इंटरसेक्शन होता है वो कंजंक्शन होता है। ठीक है, तो ट्रू एंड ट्रू का इंटरसेक्शन ट्रू ही आता है, एंड फॉल्स एंड ट्रू का ये आ जाएगा फॉल्स, तो ये P इसके सेम हो जाएगा, तो ये हमारा P के इक्वल होता है। ठीक है जी, तो ये दोनों लॉज हमने देखे। इसी के साथ कॉन्ट्राडिक्शन के साथ भी करके देख लेते हैं, जैसा आपने ट्यूटोलॉजी के साथ किया वैसा ही हम कॉन्ट्राडिक्शन के साथ भी कर लेते हैं जी। थर्ड हम लेते हैं जी P का
कॉन्ट्राडिक्शन के साथ हम लेते हैं जी यूनियन, जिसे हम बोलते हैं डिसजंक्शन, ठीक है जी। तो ये हमारा P आएगा। और अगर हम P का जो है कॉमन वाला यानी कि जिसे हम बोलते हैं इंटरसेक्शन, ये ले लें C के साथ, जिसे हम यहाँ पर बोलते हैं कंजक्शन, ठीक है, ये ले लें, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन के इक्वल ही आएगा। टेबल पर अगर आप बनाना चाहते हैं, देखिए सिंपली P और कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्शन तो हमेशा F एंड F स्टेटमेंट ही देगा। P कभी ट्रू भी हो सकता है, कभी फॉल्स भी हो सकता है। अगर हम इसका करते हैं जी यूनियन वाला, यूनियन होता है हमारा डिसजंक्शन, तो यूनियन करेंगे तो ये ट्रू हो जाएगा बट ये फॉल्स हो जाएगा, यानी कि ये P के इक्वल ही हो गया, ठीक है जी। अब बट अगर आप करें जी इसका, यहाँ पर हम कंजक्शन कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर हम कंजक्शन इसका कर रहे हैं तो सिंपली यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फॉल्स और यहाँ पर ये भी हो जाएगा हमारा फॉल्स, तो सिंपली ये कॉन्ट्राडिक्शन के इक्वल ही आ जाएगा, ठीक है जी। तो यहाँ पर आकर के हमारा कंप्लीट एनालिसिस जो है पूरा होता है जी, यानी कि हमारा मैथमेटिकल रीजनिंग जो है टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। बहुत ही ईजी सा चैप्टर है ये, बट यहाँ से मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन आते हैं जी, तो थोड़ा सा ध्यान से हम इसे करेंगे। इसकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी हम काफ़ी सारी इसके अंदर करेंगे। थैंक यू सो मच।